स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे राम मंदिर के पूरे इतिहास की। अभी तक का जो सफ़र रहा है, करीबन ये 500 साल तक का सफ़र, किस तरह से राम मंदिर का जो विवाद था वो शुरू हुआ, उसके बाद राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो एक विवाद था लंबा चला, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। करीबन ये 1528 से लेकर 2024 तक, आज तक की पूरी बात करने वाले हैं। करीबन 452 साल या मान लीजिए कि 456 सालों तक का ये लंबा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा केस, सबसे लंबा चलने वाला विवाद और दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस। 10 लाख पन्नों को करीबन स्कैन किया गया था इस केस के लिए जब ये कोर्ट में था। 70 सालों तक ये केस कोर्ट में रहा, अदालतों में रहा भारत की। और इसके बाद बताया जाता है कि करीबन 40 दिनों तक इस केस की हियरिंग चली थी, सुनवाई हुई थी कोर्ट में। और ये वो केस जहाँ पे भगवान राम ने स्वयं कोर्ट में आकर अपना केस लड़ा था। इस तरह की बातें सामने आती हैं। ये किस तरह से हुआ था, ये सब भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे आज कई सारे ऐसे हिस्टोरियंस जो उस समय के थे, उनके जो दावे थे राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर। कई आर्कोलॉजिकल सर्वेयर जो थे, उनकी बातें बताएंगे। कई सारे ऐसे ट्रेवलर्स आए थे उस समय भारत में, प्राचीन भारत में। ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस की। तो चलते हैं अयोध्या अवध, जहाँ पे बताया जाता है कि भगवान राम जो थे, उनका जन्म हुआ, वो वहाँ पले बड़े। उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ पे जो साम्राज्य था, जो उनका राज्य था, उसको वहाँ पे चलाया। भगवान राम के बाद उनके बेटे कुश ने वहाँ पे एक मंदिर बना दिया था उस स्थान पर, जन्मभूमि मंदिर इस मंदिर का नाम था। कुश ने यहाँ पे जन्मभूमि मंदिर बनाया। इसके साथ में जो अयोध्या थी, अवध था, उसका पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण के बाद में करीबन सूर्यवंश की या कहा जाए कि राम जी की जो 44 पीढ़ियाँ थी, उन्होंने अयोध्या पे यहाँ पे राज किया। और इसके बाद में ये सब इसी तरह से चलता रहा। जन्मभूमि मंदिर उस समय तक वहाँ पे हुआ करता था। लेकिन इसके बाद समय के साथ जब हालत जर्जर हुई, तो ये बताया जाता है कि 5th BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने जो मंदिर था, जिसको बताया जाता है कि उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई है, उस मंदिर को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पे 5th BC में बनवाया था। अब ये मंदिर यहाँ पे बनता है, पूजा होती है वहाँ पे। करीबन 1500 साल यहाँ से बीत जाते हैं। 1500 साल बीतते हैं, इस बीच में कई सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, कई सारे हिस्टोरियंस आए अयोध्या में, अवध में, भारत में उस समय। और सभी ने वहाँ पे भगवान राम का जिक्र किया। वहाँ पे जिक्र किया कि एक नवमी के दिन एक चैत्र महीने में एक पूजा होती है और बहुत ही भव्य मेला वहाँ पे लगता है, इसका भी जिक्र किया। और ये सारे आज फैक्ट के साथ में आपको प्रूफ से यहाँ पे बताने वाले हैं, सारे सबूतों के साथ में यहाँ पे बताएंगे। तो ये सब चीज़ इस समय तक चल रही थी, 1500 साल जब बीते। लेकिन अब 1526 आता है। 1526 13 अप्रैल को बाबर भारत आता है। बाबर का भारत आना हुआ, मुगल साम्राज्य की यहाँ से एक तरह से शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद में क्या हुआ कि 1528, करीबन 2 साल बाद बाबर का यहाँ पे आना होता है अवध में। जब उसका साम्राज्य था वो अवध तक पहुँच गया, उसने वहाँ पे जब दिल्ली को कैप्चर किया था, इसके बाद में अवध तक जब वो पूरा साम्राज्य उसका पहुँचा था, अयोध्या जब वो पहुँचा, तो ये बताया जाता है कि 1528 से 1529 के बीच में यहाँ पे बाबर ने आदेश दिया था अपने सेनापति मीर बाकी को। और मीर बाकी ने उसके आदेश पर बाबर के यहाँ पे जो राम मंदिर था अयोध्या का, उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया। बाबरी मस्जिद को यहाँ पे बना दिया गया। अब इसके प्रमाण किस तरह से मिलते हैं हिस्टोरियंस के, ये आपको बताते हैं। अबुल फजल अलामी जो कि ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, अकबर के, राजा अकबर के, एम्परर अकबर के जो ऑफिशियल हिस्टोरियन थे, उन्होंने आईने अकबरी में ये लिखा है साफ तौर पर, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अयोध्या, जिसको एक सेक्रेड भूमि, एक पवित्र स्थल माना जाता है, सेक्रेड भूमि कहा जाता है, और ये अयोध्या वो है जहाँ पे चैत्र के महीने में नवमी के दिन एक बहुत ही भव्य मेले का, एक रिलीजियस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और ये माना जाता है, ये बताते हैं कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था, भगवान राम का। और ये अयोध्या जो है वो भारत के कुछ होलीएस्ट प्लेसेस में से एक है। ये यहाँ पे अबुल फजल अलामी ने जिक्र किया। इसके बाद बाबर के आने के करीबन 80 सालों के बाद ही, 80 सालों के भीतर ही एक इंग्लिश मर्चेंट थे विलियम फिंच का इंडिया आना हुआ था, भारत आना हुआ था। और अपनी उस विजिट में 1608 से लेकर 1611 के बीच में, जब वो 80 साल के बाद बाबर के आने के बाद भारत में आए थे, उन्होंने अपने उस सफ़रनामे में पूरा अपना एक जो डायरी वो मेंटेन करते थे, उसमें उन्होंने वो डॉक्यूमेंट लिखा था। जो उन्होंने लिखा वहाँ पे, उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि यहाँ पे एक फोर्ट हुआ करती थी, एक किला हुआ करता था अयोध्या में, जिसमें हिंदू ये मानते हैं कि भगवान राम वहाँ पे जन्म हुआ था उनका। और साथ में यहाँ पे उन्होंने एक्टिव प्रेजेंस बताई हिंदू कल्चर की, यहाँ पे हिंदुओं की पूजा करने की एक्टिव प्रेजेंस वहाँ पे विलियम फिंच ने अपने उस ट्रैवलॉग में बताई थी, उस सफ़रनामे में। लेकिन यहाँ पे उन्होंने
साफ तौर पर ये एक भी मेंशन नहीं किया था कि वहाँ पे कोई भी नमाज अदा की जाती है मुसलमानों के द्वारा। ये भी यहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने उसमें लिखा हुआ था। इसके बाद बात करते हैं अगला 1819 में एक स्कॉटिश ओरिएंटलिस्ट आए थे, जॉन लिंडन ने यहाँ पे अपने उस जो ट्रांसलेशन उन्होंने किया था ज़ाहिर ए दीन मोहम्मद बाबर, जो बाबर की एक तरह से डॉक्यूमेंट है पूरा उसका, तो बाबर के उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने यहाँ पे ये किया था मेंशन, जहाँ पे बाबर ने अपना उस समय जब वो भारत में था, अयोध्या में था, तब उसने अपनी जो डायरी मेंटेन बाबर करता था उस डायरी को उन्होंने ट्रांसलेट किया था। और जॉन लिंडन ने साफ तौर पर यहाँ पे ट्रांसलेशन में ये बताया था कि करीबन 28 मार्च को यहाँ पे जो बाबर है वो वहाँ पे आया हुआ था अयोध्या में। उसने करीबन 32 मील नॉर्थ में अयोध्या के अपना एक कैंप लगाया था उसके पूरे सेना के साथ में, और वहाँ पे वो उस समय था 1528 में 28 मार्च को। तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके बाद इसी अपने रिकॉर्ड में जॉन लिंडन ने ये भी बताया कि 2 अप्रैल 1528 में ये उसने कंफर्म किया था कि 2 अप्रैल 1528 बाबर जो था वो अयोध्या में उसने पूरी एक रात वहाँ पे बिताई है, जब वो प्रॉपरली अयोध्या के अंदर था, वहाँ पे था। तो यहाँ से इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं कि बाबर जो था वो 1528 में मार्च और अप्रैल के बीच में यहाँ पे अयोध्या आया, और अयोध्या में आके यहाँ पे ये बताया गया इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि यहाँ पहले मंदिर उस समय मौजूद था। ये भी चीज़ यहाँ से सामने आती है। करीबन 1500 साल अब यहाँ से बीतते हैं। 1500 साल बीते, लगभग 1700 के आसपास की बात बताई जाती है, जब बाबर से लेकर औरंगजेब और बाकी जो मुगल शासक थे, एक तरह से जो उनका प्रभावशाली दौर था मुगल शासकों का, वो जब खत्म हुआ, जो लगभग खत्म एक तरह से होता जा रहा था, उस समय अयोध्या के लोग थे, जब ये पूरा मुगल शासकों का दौर खत्म हुआ 1700 के आसपास से, अब ये बात शुरू होने लगी थी और ये बात उठने लगी थी अयोध्या के अंदर भी ग्राउंड पर, कि यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था भगवान राम का, जिसको तोड़कर यहाँ पे ये जो बाबरी मस्जिद है उसको बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें एक ज़रूरी सूचना। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर अपने सारे बैचेज, अपने कोर्सेज़ को देखिएगा। स्टडी आई बहुत अच्छे कोर्सेज़ आपके लिए लेकर आया, बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर। सारी जानकारी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक्स पर क्लिक कीजिए और जो आपको कोड दिख रहा है स्क्रीन पर वीजे लाइव, इस कोड को अपने कोर्स में लगाने से, जब आप उस कोर्स को खरीदने वाले होंगे, इस कोड को लगाने से, वीजे लाइव ये आपका कोड है, यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट मिलता है। अपनी तैयारी को आप बहुत मजबूत बनाएंगे। एक बार ज़रूर जाके वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में अपने कोर्सेज़ को देखिएगा, सारी जानकारी लीजिएगा, अपने कोर्स को लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। तो अब यहाँ से दौर आगे बढ़ा, 1700 का जो समय था वो आ चुका था। यहाँ पे जिक्र होता है जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय का। किस तरह से जिक्र हुआ कि 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पे क्या किया था कि अपनी चतुर नीति से उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ में और दिल्ली सल्तनत जो थी, जो दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखे। और इस बीच में उन्होंने ये प्रयास किया कि ये जो पूरी जगह है, ये जो अयोध्या का पूरा स्थान है, ये पूरा उन्हें दे दिया जाए, उन्हें मिल जाए। लेकिन इसके बाद में होता क्या है कि वो 1720 और 21 के बीच में, जब सैयद भाई थे, जो पूरा मुगल साम्राज्य एक तरह से वहाँ से टैकल करते थे दिल्ली से, तो मुगल भाइयों की जब यहाँ पे मौत हो जाती है, तो इसके बाद इस तरह की चीज़ यहाँ पे हो नहीं पाई। ये बताया जाता है, ऐसा ही बताया जाता है इसके बाद कि ये जो विवाद था, इसको सुलझाने के लिए इस बीच में जो राजा जयसिंह ने किया था, उन्होंने एक तरह का अरेंजमेंट कर दिया था अयोध्या के अंदर, कि जहाँ पे ये बात सामने आई थी कि उन्होंने जब इस पे ध्यान दिया अयोध्या पे, तब वहाँ पे उन्होंने एक अरेंजमेंट किया कि हिंदुओं के लिए बाहर की तरफ, उस मस्जिद के बाहर की तरफ एक चबूतरा बना दिया था, जहाँ पे हिंदू अपनी जो प्रेयर्स हैं, जो अपना पूजा पाठ है, वो वहाँ पे उसको कर सकें। यही चबूतरा है जहाँ से इसका जो जिक्र हुआ ये आता है, राम चबूतरे का जिक्र। राम चबूतरा यहाँ पे उन्होंने बनवा दिया था। तो ये एक अरेंजमेंट यहाँ पे राजा जयसिंह ने कराया, इस तरह की बात सामने आती है। इस बात का प्रमाण अब कैसे मिलता है ये आपको बताते हैं। इस बात का प्रमाण मिलता है एक जोसेफ टी पेंथलर, ये एक तरह से यूरोपियन एक जोग्राफर थे, वो आए थे। और ये जो जोसेफ टी पेंथलर हैं, ये पहले अकेले ऐसे यूरोपियन जोग्राफर थे जिन्होंने इंडिया के बारे में, भारत के बारे में लिखा है उस समय पे 1700 में। तो ये यहाँ पे आए थे भारत, और इन्होंने विजिट जब अयोध्या किया था, तो ये बताया जाता है करीबन ये 1743 से 1743 से अपनी मृत्यु तक ये पूरा भारत में रहे थे। और इस बीच में इन्होंने 1766 से 1771 तक, 1766 से 1771 तक जब ये अयोध्या में थे, तब वहाँ पे इन्होंने अयोध्या के बारे में राम चबूतरे का जिक्र किया है। वहाँ पे उन्होंने मंदिर का जिक्र किया है कि बाबर से पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता है, जिसको तोड़कर बाबर ने यहाँ पे ये मस्जिद जो है उसको बनवाया है। और ये बताया जाता है कि ये जो इनका डॉक्यूमेंट है, इसको रेफर किया जाता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एट राम बर्थ प्लेस बाय अ मुगल रूलर
मतलब बाबर के द्वारा एक मंदिर था जहाँ पे उसको तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो ये इनका डॉक्यूमेंट ऐसा पहला डॉक्यूमेंट है जोसेफ टी फैंटलर का। यहाँ पे उन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया कि जो हिंदू हैं वो पूजा पाठ करते थे और अभी पूजा पाठ वो बाहर राम चबूतरे पर आकर करते हैं, एक बाहर इस तरह की जगह बनाई गई है। साथ में उन्होंने बताया कि नवमी के दिन अभी भी यहाँ पे एक बहुत भव्य मेले का एक बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं जोसेफ टी फैंटलर के द्वारा। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जो एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस निकल के आता है जन्मभूमि का राम जी की, वो इस तरह से आता है, और ये रेफरेंस निकल के आता है मुगल अथॉरिटीज़ के ही द्वारा। जुलाई 1723 का ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे जो मुगल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये लिखा है, जो मुगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लिखा गया है कि अकबर ने 6 बीघा लैंड जो थी वो हनुमान टीले के लिए अयोध्या में दी थी ये, और इसके बाद में 28 मार्च 1600 में ये किया गया था। और जो ये चीज़ लिख रहा था, जो राइटर, उसने ये लिखा है कि वो कहाँ से लिख रहा है, तो उसने अपनी जगह के बारे में लिखा कि वो यहाँ पे राम जन्मभूमि से ये चीज़ लिख रहा है, अयोध्या से। तो ये भी यहाँ पे जिक्र आता है कि राम जन्मभूमि से एक मुगल जो राइटर था उसने ये चीज़ लिखी है कि इस तरह की जो ज़मीन है वो हनुमान टीले के लिए अकबर ने दी है, और यहाँ पे उसने बताया कि वो राम जन्मभूमि से बैठकर ये चीज़ लिख रहा है। तो यहाँ एक बार फिर से राम जन्मभूमि का यहाँ पे जिक्र आता है और ये मुगल डॉक्यूमेंट्स में से आता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं राम चबूतरा की, जब राम चबूतरा यहाँ पे जयसिंह राजा जयसिंह ने बनवा दिया था। इसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह से चलता रहा कि जो मुसलमान थे वो अंदर जाके अपनी इबादत करते थे, हिंदू जो थे वो बाहर पूजा करते थे राम चबूतरे पे। साल यहाँ से बीतते गए, भारत में अब अंग्रेज़ आते हैं, ब्रिटिशर्स आए, और लगभग सन आ चुका था, जो साल आ चुका था वो 1800 का अब दौर आ गया था। यहाँ से शुरू हो चुका था 1800 का दौर, और अब ये बताया जाता है कि ये जो विवाद था ये यहाँ से अब जन्म लेने लगा अयोध्या के अंदर। विवाद क्या था कि मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। ब्रिटिश सर्वेयर इस समय थे मॉन्टगोमेरी मार्टिन। तो मॉन्टगोमेरी मार्टिन जो थे उन्होंने यहाँ पे अपना एक सर्वे किया। उन्होंने 1838 में 1838 में एक सर्वे किया, और इस सर्वे की रिपोर्ट उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उस समय पेश की, क्योंकि भारत में ब्रिटिश आ चुके थे, अंग्रेज़ आ चुके थे। तो उन्होंने जो मार्टिन ने अपना जो सर्वे किया था, उन्होंने साफ तौर पर उस सर्वे में बताया कि ये जो मस्जिद है, जब उन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया था, सर्वे किया, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो पिलर्स लगे हैं ये ब्लैक स्टोन पिलर है, जिसको कसौटी कहा जाता है, जिसको जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो कसौटी पत्थर भी कहते थे। तो ये जो काला पत्थर है, जो ब्लैक स्टोन है, ये मस्जिद का मंदिर से लिया गया है। ये मंदिर के पत्थर है, ये मंदिर के पिलर हैं, यहाँ पे उसमें मंदिर की आकृतियाँ हैं, हिंदू आकृतियाँ हैं, ये उसने यहाँ पे बताया था मार्टिन ने। इसके साथ ही यहाँ पे उन्होंने ये बताया, मार्टिन ने अपनी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बता दिया था कि जो मस्जिद के पिलर हैं वो मंदिर से लिए गए हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद में उस समय, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश थे भारत में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने लगा। हंगामा हुआ, और इसी के साथ में जो हिंदू संगठन थे, जो अखाड़े थे, वो सब भी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। अब माहौल क्या हुआ कि माहौल अब यहाँ से गर्म होना शुरू हो गया। पहली बार इस तरह की चीज़ हुई, 15 साल करीबन बीतते हैं, इस बीच में कई सारे दावे किए जाते थे। हुआ क्या कि 15 साल बीते, और 1853 में 1853 में ब्रिटिश हुकूमत जब थी, तब यहाँ पे क्या है कि एक जो नवाब थे, जो आखिरी नवाब थे उस समय अवध के, नवाब वाजिद शाह, तो उनके दौरान ये एक चीज़ हुई सामने कि निर्मोही अखाड़ा जब सामने आया, निर्मोही अखाड़ा ने ये क्लेम किया कि ये जो हिंदू मंदिर है, ये जो टेम्पल है हमारा, इसको बाबर द्वारा तोड़ के यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया है। और 1853 में ये पहली बार था जब ये निर्मोही अखाड़ा मुखर तरीके से सामने आया। उसके बाद में यहाँ पे पहली बार जो हिंदू मुस्लिम राइट्स थे वो अयोध्या में यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे आप एक तरफ देखिए कि एक तरफ अयोध्या के अंदर ये जो विवाद है वो जन्म ले चुका है, इसके बाद में माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। विवाद पहली बार जो राइट है, जो दंगे हैं, वो हुए हिंदू और मुसलमान के 1853 में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कई सारे दावे और सामने आने लगे। कई सारे जो हिस्टोरियन उस समय के थे उन्होंने जब खंगालना शुरू किया, तब और सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आती गई। वो इस तरह से आई कि उस समय के जो खातिब थे, जो बाबरी मस्जिद के जो खातिब हुआ करते थे, मोहम्मद असगर, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के सामने जो अपना एक दावा पेश किया था, उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसका यहाँ पे सामने आता है कि वहाँ से पहली बार उन्होंने भी जो मुग़ल एक तरह से मुस्लिम बाबरी मस्जिद के खातिब थे, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद जन्म स्थान नाम से ये जो याचिका थी वो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ही थी। तब उन्होंने कहा था कि मस्जिद जन्म स्थान के नाम से उसको रेफ़र उन्होंने वहाँ पे किया था। साथ में इसको बताया जाता है कि एक अकेला ऐसा ओल्डेस्ट इंडिविजुअल और प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो उनका जो खातिब थे बाबरी मस्जिद के, उनका सामने आता है। उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि जो एक निहंग सिख हैं, जो पंजाब से हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं,
उन्होंने यहाँ पे जो बाहर चबूतरा है उस पर अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, भगवान राम की एक प्रतिमा वहाँ पे रख दी है। इस तरह की बातें वहाँ पे मुखर तरीके उन्होंने सामने इस डॉक्यूमेंट में लिखी थी। साथ में उन्होंने लिखा था कि मस्जिद के अंदर कोयले से राम राम लिख दिया गया था, काले कलर से वहाँ पे मस्जिद में कोयले से राम राम लिख दिया गया था। और 1853 में ये पहली बार था जब ये हिंदू और मुस्लिम के राइट्स होते हैं। और इसके बाद में जो राइट्स थे ये करीबन 2 साल तक चले। तो ये माहौल था कि 2 साल तक ये जो हिंसा थी वो भड़कती रही यहाँ पे लगातार। इसके बाद में अलग अलग तरह के दावे सामने आ रहे थे। 1855 तक ये जो 2 साल बीते, इस समय हिंदू मुसलमान क्योंकि एक ही जो इमारत थी उसमें पूजा करते थे। लेकिन अब और 2 साल बीतते हैं और 57 आता है, 1857। तो 1857 में विद्रोह शुरू हुआ। जो विद्रोह था जिसको आप सभी बखूबी जानते हैं, सन 57 का जो विद्रोह शुरू हुआ तो अवध जो था, जो अयोध्या था, उसका मेन सेंटर कहा जाता था। मेन सेंटर अयोध्या था, अवध था। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये विद्रोह शुरू हुआ, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब ये देखा कि ये जो मामला है राम मंदिर का, ये भी एक बहुत बुरी तरह जो बढ़ता जा रहा है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद है हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फेंसिंग लगा दी थी पहली बार मंदिर के बीच में। मंदिर और मस्जिद का जो स्थान था, जो मंदिर बाहर राम चबूतरा था और मस्जिद थी, तो अब यहाँ पे फेंसिंग लगा दी गई और इस एरिया को डिवाइड कर दिया गया। उनका सोचना था कि यहाँ से ये जो मामला है वो थोड़ा शांत होगा। ऐसा हुआ भी। बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ हुई कि अब जो मुस्लिम थे वो अंदर अपनी इबादत करते थे, जो हिंदू थे वो बाहर करने लगे थे और एरिया को भी डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन हम यहाँ से 26 साल बीतते हैं, 26 साल और निकले और 1885 की बात बताई जाती है, 1885 का वो साल था जब पहली बार ये जो मामला था राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस, ये पहली बार अदालत में जाता है। अदालत में गया, क्या हुआ कि निर्मोही अखाड़ा जो था, उन्होंने जो पहले भी कह चुके थे कि ये जो मंदिर है उसको, मस्जिद को बनाया गया है मंदिर को तोड़कर, तो यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा ने पहली बार ये जो अपना एक तरह से कहा जाए कि उनकी याचिका थी, जो उनकी अपील थी, वो फैज़ाबाद कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो महंत रघुवर दास थे निर्मोही अखाड़ा के, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे हमें एक छोटा सा मंदिर बनाने दिया जाए इस चबूतरे पर बाहर मस्जिद के। लेकिन इसके बाद जब ये कोर्ट में याचिका गई, यहाँ पे कोर्ट ने उसको, फैज़ाबाद कोर्ट ने डिनाई कर दिया, उसको खारिज कर दिया। ये सब चीज़ें होती रहीं। इस बीच में लगातार पुख्ता दावे किए जाते रहे कि राम मंदिर यहाँ पे मौजूद था। इस तरह के अब दावे लगातार हो रहे थे और ये दावे हो रहे थे जो पहले के हिस्टोरियंस रहे थे, जो ट्रेवलर्स रहे थे, जो आर्कोलॉजिकल सर्वेयर रहे थे, उनके द्वारा। एक जर्मन आर्कोलॉजिकल सर्वेयर थे 1889 में, एंटोन फरहर। एंटोन फरहर जो थे, उन्होंने, जिनका बताया जाता है कि वो उस समय लखनऊ प्रोविंशियल म्यूजियम में क्यूरेटर भी हुआ करते थे, साथ में जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थे उसके आर्कोलॉजिकल सर्वेयर भी वो थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के समय पे, अंग्रेज़ों के समय पर। तो जो एंटन फरहर थे, उन्होंने 1889 में, जब यही सब दौर चल रहा था, जब एक बार ये मामला कोर्ट में भी जा चुका था पहली बार, इस समय इन्होंने ये बताया, यहाँ पे एक क्लेम किया कि ये जो मंदिर है, जो राम जन्म स्थान का जो मंदिर है, ये एक बहुत ही भव्य यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा किला हुआ करता था। और ये उन्होंने बताया कि इसको यहाँ पे बाबर के द्वारा तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मस्जिद के अंदर जो ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, जिनका काला कलर का उनमें स्टोन यूज़ किया गया है, कसौटी नाम का, और ये जो कसौटी स्टोन है, इसका नीचे से ये करीबन स्क्वायर शेप का और राउंड शेप का होता है। और ये जो पिलर्स हैं वो करीबन 7 से 8 फीट की ऊंचाई तक के पिलर्स हैं। इस तरह के पिलर्स यहाँ पे मस्जिद में लगवाए गए हैं और ये मस्जिद में लगाए हैं मंदिर से निकालकर। ये यहाँ पे एंटोन फरहर, जो आर्कोलॉजिकल सर्वेयर थे उस समय के, अंग्रेज़ों के समय के, उन्होंने ये दावा किया। इसके बाद में एक और दावा हुआ एडवर्ड थॉम्पटन की तरफ से। एडवर्ड थॉम्पटन जो थे वो उस समय हेड थे स्टैटिकल डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया हाउस के। तो यहाँ पे इन्होंने ये दावा किया, उन्होंने अपने गैजेटियर में लिखा था 1858 में, 1858 में पहले ही उन्होंने लिखा था कि ये जो मस्जिद है, इसमें जो 14 ऐसे कॉलम्स हैं, 14 ऐसे पिलर्स हैं, जिनको लगाया गया है मंदिर से निकालकर। जो पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था उसके पिलर्स थे, ऐसे 14 पिलर्स को यहाँ पे निकालकर लगाया गया है। इसके बाद एक और दावा सामने आता है पैट्रिक कार्नेगी का। पैट्रिक कार्नेगी जो कि पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे, उसके बाद सेटलमेंट ऑफिसर भी थे फैज़ाबाद के। तो उन्होंने ये लिखा यहाँ पे, उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि बाबर ने ऐसे तीन हिंदू टेम्पल थे जिनको कब्जा किया, जिन पर अयोध्या में ऐसे 3 टेम्पल थे जिनको उस समय उसने कब्जा किया। उस समय उनको, पहला था जन्मस्थान मंदिर, उसके बाद था स्वर्ग द्वार मंदिर और तीसरा था त्रेता ठाकुर मंदिर। तो ये यहाँ पे 3 ऐसे थे जिसमें बाबर ने यहाँ पे इन पे कब्जा किया। पहले वाले पे उसने उसे तोड़कर उस मंदिर को
अपने नाम पर एक मस्जिद बनवाई, दूसरे पर औरंगज़ेब ने सेम चीज़ इसी तरह की और तीसरी पर जो इनके जो आगे आने वाला जो एक और शासक था उसने तीसरे पर तेता ठाकुर मंदिर पर उसने यहाँ पे निर्माण किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है। इसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि और ये एक जो वेल नोन प्रिंसिपल है इनका, जो बाबर का, जो मुगल्स का एक प्रिंसिपल हुआ करता था कि अपना रिलीजन जिस पर आपने कब्जा किया उस पर थोपने का। तो ये सारे क्लेम्स यहाँ से किए गए पैट्रिक कार्नेगी द्वारा। तो अब ये इन्होंने किया। अब इस तरह के जब क्लेम सामने आ रहे थे लगातार, तो ये जो मामला था ये और ज़्यादा उग्र होता गया। 1800 का पूरा दौर चल रहा था। इसके बाद में ब्रिटिशर्स क्योंकि यहीं पे थे। अब आता है हमारा स्वतंत्रता का दौर। जो स्वतंत्रता एक सेनानी जब हमारे हुए 1900 के बाद का 1900 से 1947 का, ये दौर अब शुरू होता है। आज़ादी की क्योंकि लड़ाई चल रही थी, ये दौर था आज़ादी की लड़ाई का। देश में तनाव का माहौल था सब जगह। 1934 की बात बताते हैं। 1934 में अयोध्या के अंदर एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों का एक बार फिर से राइट होता है। ये सेकंड टाइम था जिस तरह से जब बड़ा राइट एक हुआ है। फिर से दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे 1934 के। और इस बीच में बताते हैं कि जो बाबरी मस्जिद थी उसकी दीवार यहाँ पे टूट जाती है। बाबरी मस्जिद की दीवार टूटी तो बताया जाता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक बार उस दीवार को बनवा दिया। और इसके बाद में कुछ ही साल के बाद 1947 आता है और हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ, सब जगह खुशी का माहौल था। लेकिन इसके बाद बताते हैं कि अयोध्या में अभी भी ये जो विवाद था वो उसी तरह से जमा हुआ था। यहाँ पे विवाद एक तरह से बढ़ता ही जा रहा था। उस समय की बात ये बताई जाती है कि मस्जिद जो थी उस समय सिर्फ शुक्रवार के दिन खुलती थी जुमे की नमाज के लिए, और बाकी दिनों वहाँ पे इक्का दुक्का लोग दिखाई देते थे, कुछ ही लोग दिखाई देते थे। लेकिन उसी दीवार के, जो मस्जिद की दीवार के जो बाहरी हिस्से में जो राम चबूतरा था, वहाँ की बात ये बताया जाते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि उसमें एक बाल रूप की एक मूर्ति विराजमान थी भगवान राम की। और उस मूर्ति के दर्शन के लिए उस समय भी इतने लोग वहाँ पे आते थे। हर रोज़ की ये बात थी कि वहाँ पे इतने लोग आते थे जितने कि अयोध्या के बाकी किसी भी मंदिर में नहीं जा रहे थे, किसी भी मठ या किसी आश्रम में नहीं जुटते थे। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे हर रोज़ आते थे। आज़ादी के करीब 2 साल बाद की अब ये बात है, जब ये किस्सा एक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित किस्सा है, जब जिसके बाद ये सारी चीज़ आज तक जो चली आई थी 2020 तक, तो वो हुआ है। ये इस तरह से हुआ कि 2 साल बाद आज़ादी के 23 दिसंबर 1949, 23 दिसंबर की वो रात थी जब बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे, जो सबसे नीचे वाला जो मुख्य गुंबद है, जो उसके नीचे एक मूर्ति को प्रकट किया गया। एक तरह से बताया जाता है कि मूर्ति प्रकट हुई थी, लेकिन यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह का था जो अभी हम आपको बताने वाले। तो ये बताया गया कि 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे कमरे में एक मूर्ति प्रकट होती है। यहाँ पे वो मूर्ति थी जो राम चबूतरे पर अभी तक रखी रही थी। इसके बाद में बाकायदा सुबह 4 बजे से उस मूर्ति की पूजा यहाँ पे शुरू हो जाती है, और इसके बाद जो भीड़ थी वो वहाँ पे आने लगती है। लेकिन ये असल में इस तरह से हुआ था कि सेम डे पर जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो सामने आता है, अयोध्या के उस समय के जो सीनियर सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे एक FIR रजिस्टर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 50 से 60 लोग उस रात को, पिछली रात को बाबरी मस्जिद में एंटर हुए, दाखिल हुए, और उन्होंने भगवान श्री राम की एक मूर्ति जो है वो मस्जिद के अंदर ले जाके मुख्य गुंबद के नीचे रख दी। ये जब यहाँ से बात सामने आई, ऐसी इस तरह की FIR दर्ज हुई, ये जब इस तरह का कृत्य हुआ, एक तरह से ये सीन हुआ, तब यहाँ पे मुसलमान जो थे अयोध्या के वो भड़क उठे थे। मुसलमान यहाँ पे भड़क उठे थे। इसके बाद में क्या हुआ कि जो उनका कहना था कि भगवान राम की ये जो मूर्ति है इसको बाहर यहाँ से निकाला जाए, इसको इस रात पहले ही ज़बरदस्ती रखा गया है। पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, पुलिस यहाँ पे पहुँची, लेकिन दर्शन करने के लिए उस समय तक सुबह के 6-7 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी मस्जिद के अंदर जाने के लिए कि यहाँ पे पुलिस भी कुछ करने के लिए वो एक तरह से असमर्थ थे, वो वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद ये बात जो थी वो अयोध्या से सीधा राजधानी दिल्ली पहुँचती है। दिल्ली पहुँची, देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे उस समय। नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री थे और देश का जो संविधान था वो अभी तक लागू नहीं हुआ था। देश का जो संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है वो भी तैयार नहीं हुआ था। नेहरू ने इसके बाद यहाँ पे इस मुद्दे पर ये बोला कि जो पहले जैसी स्थिति है वो लाई जाए, ये जो किया गया है ये गलत है, और पहले जिस तरह से मूर्ति जो बाहर रखी थी राम चबूतरे पर उसको बाहर ला के रखा जाए। अब यहाँ पे एक किस्सा है, उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो हुआ करते थे अयोध्या के, वो थे KK नायर। KK नायर जो DM थे, उनके पास उसी दिन पे दोपहर के 2:30 बजे एक चिट्ठी पहुंच जाती है, एक आदेश एक तरह से सरकार का पहुंच जाता है दिल्ली से। एक फरमान आया जिसमें आदेश था कि मूर्ति को वापस राम चबूतरे पर रख दिया जाए। KK नायर ने यहाँ पे क्या किया कि इस आदेश को उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने अपना जो रिप्लाई दिया था सरकार को, उन्होंने यहाँ पे अपने कुछ दलीलें दी।
उन्होंने कहा कि यहाँ पे हिंसा इतनी ज़्यादा भड़क सकती है कि आप यहाँ की स्थिति को समझ नहीं सकते। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, अगर इस मूर्ति को बाहर निकाला गया तो यहाँ पे बहुत हिंसा भड़क सकती है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई थी कि कोई भी पुजारी पूरे अयोध्या का या पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे आके इस मूर्ति को बाहर निकालने का एक तरह से ये कृत्य करेगा कि उसको वो, क्योंकि अपने ऊपर इसको पाप की तरह समझेंगे, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का हमें पुजारी भी नहीं मिलेगा कि जो यहाँ पे इसको बाहर निकालेगा मूर्ति को वहाँ से। तो अब ये सब चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई सरकार को। सरकार के पास जब ये उनका लेटर गया कि इस तरह का जवाब आया डीएम का अयोध्या के, तब वहाँ पे के नायर की जो बात थी सरकार को थोड़ी अटपटी लगी। तो यहाँ से 27 दिसंबर को एक बार एक और लेटर भेजा जाता है के नायर को। इस लेटर को जब दोबारा से उनके पास भेजा गया कि आपको ये जो आदेश दिया इसको आपको पालन करना है, के नायर ने इसके रिप्लाई में अपना लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा, अपना रिजिग्नेशन लिखकर सरकार को भेज दिया। और उस इस्तीफे के साथ में उन्होंने अपनी एक एडवाइस लिखी थी। ये एडवाइस उन्होंने पंडित नेहरू को जो भेजी थी वो इस तरह की थी कि जिसमें लिखा उन्होंने कि इस मसले को अब आप कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, इस मसले को आप कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, कोर्ट को फैसला लेने दीजिए। कोर्ट का फैसला आने तक ये जो विवादित ढांचा है इसके बाहर एक जालीनुमा गेट बनाया जा सकता है, एक जालीनुमा गेट बनवा दीजिए। श्रद्धालु जो हैं वो रामलला के दर्शन तो कर सकेंगे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ में उन्होंने ये बताया कि नियमित इसकी पूजा कराई जाए, भोग लगाया जाए, और इसके लिए जो पुजारी थे, जो अब तक करीबन 3 से 4 पुजारी लगे हुए थे राम चबूतरे के जो पूजा करने के लिए, वहाँ पे उनकी संख्या को घटाकर 1 कर दिया जाए। एक ऐसे पुजारी को नियुक्त किया जाए जो कि रोज़ यहाँ पे भोग लगाएं, नियमित पूजा हो, आरती हो। इसी के साथ में जो ये पूरा मस्जिद है, जो एक तरह से विवादित ढांचा जो अब बन चुका है, इसके आसपास सुरक्षा का एक सख्त घेरा लगाया जाए जिससे जो उत्पाती हैं वो यहाँ पे फटकने की कोशिश ना करें, उनको रोका जा सके। इस तरह का एक पूरा लेटर अपना रेजिग्नेशन के साथ में, अपने इस्तीफे के साथ में डीएम के नायर ने अयोध्या के पीएम नेहरू को यहाँ पे भेज दिया। पंडित नेहरू ने यहाँ पे उनका इस्तीफा तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो के नायर का एक तरह से उनका कहा जाए कि उनके सुझाव थे, उस पर नेहरू जी ने उसको माना, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। और इसी के बाद यहाँ पे रामलला की जो मूर्ति थी वो अंदर रखी रही। ये दिन था 29 दिसंबर 1949। यहाँ से पूजा जो थी वो बाहर से शुरू हो गई और ये मामला कोर्ट में पहुँच गया। अब यहाँ से क्या हुआ कि क्योंकि ये 1950 आ चुका था, ये मामला कोर्ट में पहुँच चुका था पूरी तरह से। अगले ही महीने 1949 में जब ये मूर्ति अंदर रखी गई है, उसके अगले ही महीने यहाँ पे जनवरी 1950 में जो हिंदू महासभा के उस समय के गोपाल सिंह विशारद थे और दिगंबर अखाड़े के जो महंत रामचंद्र दास थे, उन्होंने यहाँ पे कोर्ट के अंदर अपनी अपील दी। कोर्ट में उन्होंने अपील की कि हमें अब, क्योंकि मूर्ति जो है वो प्रकट हुई है, तो अब हमें यहाँ पे पूजा करने दी जाए, इसकी हमें इजाज़त दी जाए, हिंदू पक्ष को, यहाँ पे हिंदुओं को इजाज़त उसकी दी जाए। लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से इस चीज़ को डिनाई कर दिया, उनकी अपील को खारिज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने बैन कर दिया एंट्री हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए उस इमारत में। यहाँ से अब क्या हुआ कि क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई, कोर्ट ने यहाँ पे करीबन 9 साल के बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था, यहाँ पे एक बार फिर से इस पे अपील उनके द्वारा की जाती है, जो इस बार उन्होंने की इस तरह से कि जो राम चबूतरे वाले जो मंदिर की जो देख रेख, क्योंकि वो कर रहे थे बहुत समय से, जो निर्मोही अखाड़ा के जो महंत थे, जो लोग थे, यहाँ पे उन्होंने एक केस फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी साइट का हमें कंट्रोल दे दिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत समय से अपना जो पूजा पाठ है वो कर रहे थे, इसकी देखरेख कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट के सामने अपनी अर्जी डाली और यहाँ पे पहली बार उन्होंने इस जो पूरा जो एरिया था इसको विवादित ढांचा टर्म दिया था। जो नाम आया था विवादित ढांचा, वो यहाँ से आया था, विवादित ढांचे का यहाँ पे नाम दिया गया। इसके साथ ही ये मामला एक बार फिर से कोर्ट में पहुँचा 1959 में निर्मोही अखाड़ा के द्वारा। इसके 2 साल के बाद में 1961 में मुस्लिम पक्ष सामने आता है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो सामने आया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कि जो हिंदूज़ हैं, जो हिंदू हैं, उनको यहाँ पे एंट्री से इनको पूरी तरह से बैन किया जाए। साथ ही साथ में यहाँ पे इस पूरी साइट का कंट्रोल आप हमको दे दीजिए। एक तरफ हिंदू पक्ष अपना कंट्रोल मांग रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सामने आ गया था अपना कंट्रोल उस पूरी साइट पे मांगने के लिए, विवादित ढांचा जिसको अब ये लोग कहने लगे थे। 20 से 25 साल यहाँ से निकले, ये केस लगातार कोर्ट में चल रहा था। 20 से 25 साल एक तरह से कहा जाए कि सुस्त सुनवाई इस केस की चलती रही। 1980 आया। अब ये दौर वो आ चुका था जहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब यहाँ पे जो सरकार थी, जो राजनीति थी देश की, राजनीति में एक बड़े बदलाव होने लगे थे। राजनीति में इस तरह के अहम बदलाव हुए यहाँ पे। ये जो साल था 1980, यहाँ पे हुआ क्या कि बीजेपी जो थी, बीजेपी 1980 में बनाई जाती है जनसंघ से ब्रेक करके, जनसंघ से हट के बीजेपी यहाँ पे बनी। इसके बाद जो धार्मिक जो संगठन थे
वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। धार्मिक संगठन जैसे वीएचपी थी, उस समय आरएसएस थे, शिवसेना थी, ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी जो थी वो यहाँ पे एक्टिव हो गई अलग होके। 4 साल बीतते 1984 आता है। 84 ये भी बहुत बड़ा साल था देश के लिए, भारत के लिए। हुआ क्या कि चुनावों का ये साल था। एक बड़ा साल इस तरह से था ये कि अप्रैल 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म संसद को ऑर्गेनाइज किया। एक धर्म संसद कराई जाती है जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के कई कद्दावर नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। और इस धर्म संसद में वहाँ पे उस समय के जो वीएचपी के, विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अशोक सिंघल, उन्होंने ये वादा किया कि मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, उसको बनाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ऐलान किया एक रथ यात्रा का, एक रथ यात्रा जो कि निकाली जाएगी सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक। साथ ही साथ में सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो ये रथ यात्रा होगी, इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से जो लोग हैं वो शिलाएं भेजें, वो ब्रिक्स भेजें, ईंटें भेजें। और यहाँ पे इस कैंपेन को इसके बाद शुरू किया गया। ये कैंपेन शुरू यहाँ पे किया गया, लेकिन जो यात्रा थी वो यहाँ पे नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? पहले क्योंकि 6 महीने के बाद ही हुआ क्या देश में कि अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी की यहाँ पे हत्या हुई। इसके बाद में ये जो रथ यात्रा होनी थी, इसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया। 40 साल के राजीव गांधी यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। देश के यंगेस्ट पीएम बने, प्रधानमंत्री बने, सबसे युवा। 1984 और 85 का ये जो पूरा साल था, इस समय ये चल रहा था यहाँ पे कि मंदिर जो है, मंदिर के गेट खोले जाएं, हिंदुओं को पूजा करने दी जाए। एक तरफ हिंदुओं का ये था कि मंदिर के गेट खोल दिए जाए, हमें पूजा करने दी जाए, हमें इस साइट का पूरा अधिकार दे दिया जाए, इसको कंट्रोल हमारे हाथों में दे दिया जाए। वीएचपी यहाँ पे जो विश्व हिंदू परिषद था वो एक्टिवली इस पे काम कर रहे थे। अब उन्हें बीजेपी जो थी, भाजपा, वो भी सामने आ चुकी थी, उसके कई सारे नेता भी उनके साथ में थे। 1986 आता है। 1986 यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जो पार्टियां थी, वो अगले चुनाव जो आने वाले थे 1989 के, उसके लिए अपनी तैयारियां जोरों शोरों से चालू कर चुकी थी। 1989 का जो चुनाव होना था, उसके लिए दोनों ही पार्टी काम कर रही थी। और कांग्रेस भी यहाँ पे जो सत्ता में थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से हम किसी भी धर्म के, हिंदू या मुस्लिम, किसी भी धर्म के लोगों की नाराजगी हम लें। हमसे कोई भी धर्म नाराज नहीं होना चाहिए। इस समय पे देश में हुआ क्या कि 1986 में एक शाहबानो केस हुआ था। शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उससे जो मुस्लिम पक्ष था वो बहुत ज़्यादा नाराज था। मुस्लिम पक्ष नाराज ना हो सरकार से, इसके चलते राजीव गांधी सरकार ने यहाँ पे क्या किया कि इस चीज़ से डर के यहाँ पे उसको चेंज कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। जैसे ये डिसीजन चेंज किया गया मुस्लिमों को खुश करने के लिए, तो यहाँ पे जो हिंदूज थे, जो हिंदू संगठन थे, जो हिंदू पार्टियाँ थी, जो एक तरह से कहा जाए कि हिंदू लोग थे, वो यहाँ पे रुष्ट हो गए इससे। उनका कहना था, वो यहाँ पे इससे नाराज हो गए। उनका कहना था कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी ने इस चीज़ के चलते कि अब हिंदू उनसे नाराज ना हो जाएं, इसके चलते 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के जो गेट थे वो हिंदुओं के पक्ष में यहाँ पे ओपन कर दिए, यहाँ पे खोल दिए गए। जब ये हुआ, इसके बाद फैजाबाद कोर्ट को उसी दिन पे 1 घंटे के अंदर ये आदेश दिया गया फैजाबाद कोर्ट को कि यहाँ पर गेट खोले जाए राम मंदिर के। और फिर बताया जाता है कि कुछ ही मिनटों में ये काम पूरा हुआ था कि जब गेट खोल दिए गए, पूरी तरह से डीडी न्यूज़ पर, दूरदर्शन पर यहाँ पर प्रसारण किया गया कि राम मंदिर के गेट खोल दिए गए। और राजीव गांधी सरकार की बहुत ज़्यादा वाहवाही उस समय की जाने लगी। इससे क्या हुआ कि हम जो मुस्लिम थे वो एक बार फिर से नाराज़ हो गए। राजीव गांधी के विरोध में धरना प्रदर्शन होने लगा। तो यहाँ पे जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया राजीव गांधी के विरोध में, तो लखनऊ में जो मुस्लिम पक्ष था उसने 6 फरवरी 1986 को एक साथ मिलकर BMAC का निर्माण किया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यहाँ पे फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है लखनऊ में 6 फरवरी 1986 को। अब ये भी यहाँ पे एक संगठन सामने आ चुका था। ये एक बहुत बड़ा साल अगला होने वाला था 1989 का, 1989 का। राम मंदिर के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा साल होने वाला था। हुआ क्या कि अगस्त 1989 को, क्योंकि मामला जो था वो अदालत में लगातार चल रहा था और लखनऊ बेंच जो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने यहाँ पे क्या किया कि सारी की सारी जो पिटिशंस थी उनको एक साथ लिया और इसके बाद इस पूरे मामले पर, इस पूरे जो साइट थी उस पर स्टेटस को लगा दिया गया। यानी कोई भी अब अंदर नहीं जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कर दी गई। सारी पिटिशंस को एक साथ अब ले लिया गया था लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे अब किया गया क्या कि विश्व हिंदू परिषद जो थी, उन्होंने देश भर में राम मंदिर आंदोलन जिसका उन्होंने ऐलान किया था वो यहाँ पे शुरू कर दी, उसकी एक तरह से शुरुआत कर दी। राम मंदिर आंदोलन जो मूवमेंट था, जिसमें शिलाएं भेजी जानी थी, ब्रिक्स ईंटें भेजी जानी थी,
जो यात्रा होनी थी वो भी इसका पार्ट था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि इसके चलते भागलपुर में शिलाओं को इकट्ठा किया जा रहा था, ये जो शिलाएं भेजी जानी थी उसको इकट्ठा किया जा रहा था। भागलपुर में अक्टूबर 1989 की ये बात है। अक्टूबर के महीने में जब ये शिलाएं इकट्ठी की जा रही थी तब हिंदू मुस्लिम के बीच में एक विवाद होता है और इस विवाद ने रूप ले लिया एक दंगे का। जैसे ये दंगे का रूप लिया गया तो इसके बाद आप ये देखिए कि करीबन ये दंगा जो था भागलपुर के अंदर, इसको आप भागलपुर 1989 राइट्स के नाम से जानते हैं, ये दंगा करीबन 1 महीने चला। 1 महीने तक ये दंगा चलता है, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भागलपुर में होता है। नवंबर 1989 तक ये पूरा दंगा 1 महीने चला और इस बीच में 1000 लोगों की यहाँ पे जाने गई। 1000 जो डेथ टोल है वो 1000 तक पहुंच चुका था। 1000 लोगों की इन दंगों में जाने गई। तनाव का पूरा माहौल जो था वो देश भर में छा चुका था। चुनाव अब इसी साल होने वाले थे, चुनाव का साल था, दंगे भी हो चुके हैं। 9 नवंबर 1989 की बात बताई जाती है जब ये दंगा भागलपुर में ख़त्म हुआ। वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, यहाँ पे जो ये डिस्प्यूटेड जो साइट थी, जो विवादित ढांचा था, तो यहाँ पे शिलान्यास कराने का एक जो कार्यक्रम था उसकी घोषणा की कि अब शिलान्यास यहाँ पे कराया जाएगा। सरकार जो इस समय थी वो अब ये चिंता में आ गई कि यहाँ पे जब इतने सारे कर सेवक जब आएंगे मस्जिद के पास में, यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, तो ये उनको उसी समय से डर था कि यहाँ पे कहीं ये मस्जिद को तोड़ ना दें। ये डर यहाँ से सरकार को आ चुका था, ये बताया जाता है। कांग्रेस, यूपी गवर्नमेंट सभी इस बात से, इस इवेंट को कराने से वीएचपी ने जो ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा था, इससे ये इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि कंफर्टेबली, बहुत ही ईजीली जो संगठन था उसने सरकार को मना लिया। बीजेपी जो थी वो राम मंदिर को पहले से ही साथ में अपने लेके चल रही थी। कांग्रेस भी यहाँ पे ये नहीं चाहती थी कि हम किसी भी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाएं। तो यहाँ पे बताया जाता है राजीव गांधी सरकार ने यहाँ पे बहुत ही ईजीली, बहुत ही बिना किसी नानुकुर के यहाँ पे मान लिया कि हाँ ठीक है, आप ये ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। कांग्रेस और राजीव गांधी की जो सरकार थी ये यहाँ पे इस पे मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं। इसके बाद में क्योंकि अब जो चुनाव आने वाले थे, इसके चलते ये जो रथ यात्रा थी और ये जो शिलान्यास होना था, इसको यहाँ पे मंजूरी दे दी जाती है। कांग्रेस ने सब कुछ किया, राजीव गांधी ने यहाँ पे सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो चुनाव हुआ 1989 का, उसमें कांग्रेस हार जाती है। हारी क्यों थी? क्योंकि बताया जाता है कि बोफोर्स स्कैम के चलते यहाँ पे कांग्रेस को यहाँ पे भारी नुकसान हुआ और कांग्रेस बोफोर्स स्कैम के चलते ये यहाँ पे हार जाती है। वीपी सिंह की सरकार बनती है। वीपी सिंह नेशनल फ्रंट से जीतते हैं, उनको जो उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट लिया, बाकी और पार्टीज़ का सपोर्ट लिया। और ये गौरतलब है यहाँ पे कि बीजेपी जो थी उसको भी यहाँ पे अच्छी खासी सीटें मिली थी। पिछला जो चुनाव हुआ था 84 का, उसमें सिर्फ 2 सीट मिली थी बीजेपी को। और लेकिन यहाँ पे ये जो राम मंदिर का केस, इसके बाद जब राम मंदिर को बीजेपी ने एक तरह से पकड़ के रखा है, तब यहाँ पे 89 के चुनाव में 85 सीटें बीजेपी ने जीती। 85 सीटों के साथ बीजेपी जीतती है। जो लेफ्ट की पार्टीज़ थी वो भी यहाँ पे वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रही थी। और ये पहली बार हो रहा था कि जब लेफ्ट और राइट दोनों ही पार्टी एक सरकार को सपोर्ट यहाँ पे कर रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। बीजेपी राम मंदिर का जो मुद्दा था उसकी यहाँ पे अब एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी थी। जो बीजेपी ने राम मंदिर का जो एक मुद्दा था उसको भुनाना शुरू किया, चुनाव में इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो यहाँ पे अब ये चीज़ें सामने दोबारा आने लगी। अपोजिशन ने इस तरह की बातें भी उठाना चालू की। हिंदू संगठन जो थे वो डायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहे थे राम मंदिर के मुद्दे को। बीजेपी का भी कहा जाने लगा कि ये लोग भी पूरी तरह से इसी पक्ष में हैं। 25 सितंबर 1990 की बात बताई जाती है। 25 सितंबर 1990 एक रथ यात्रा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो वीएचपी ने ऐलान किया था उसी रथ यात्रा को, जो पहले डिले हो गई थी इंदिरा गांधी की मौत के बाद। यहाँ पे जो रथ यात्रा थी उसको 25 सितंबर 1990 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बीजेपी के नेता थे जो इसमें शामिल थे। साथ ही साथ में उस समय जो नरेंद्र मोदी थे वो भी, उनकी उम्र करीबन 40 साल बताई जाती है। उन्होंने यहाँ से सोमनाथ गुजरात में इस पूरी रथ यात्रा को बहुत ज़्यादा, उसको एक तरह से जो उसका ऑर्गेनाइज उसको करना था, शुरुआत उसकी वहाँ पे करनी थी, देख रेख जो करनी थी पूरे कार्यक्रम की, इवेंट की, वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। तो ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं और रथ यात्रा जो थी वो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुँचेगी, इस बात का ऐलान होता है। 25 सितंबर से शुरू हुई, 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुँचेगी। करीबन 1 महीने का ये पूरा स्ट्रेच था। अब यहाँ पे हुआ क्या कि करीबन 10,000 किलोमीटर का ये पूरा जो रन था वो होना था। 10,000 किलोमीटर इस यात्रा को चलना था। हुआ ये कि जिस सिटी में, जिस भी शहर में रथ यात्रा यहाँ से निकल रही थी, वहाँ पे अलग अलग हिस्सों में देश के हिंसा होने लगी। अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम विवाद होने लगे, झड़प होने लगी, राइट्स, दंगे होने लगे। और ये मुद्दा जब चलते चलते गुजरात पहुँचा, इसके बाद कर्नाटका पहुँचा, आंध्रा पहुँचा, उत्तर प्रदेश पहुँचा, तो हर जगह दंगे हो रहे थे।
इन सब चीज़ों को देखते हुए कर्फ्यू की सिचुएशन कई सारी जगह बन गई। 23 अक्टूबर 1990 की बात बताते हैं। 23 अक्टूबर 1990 करीबन 1 महीने के बाद में इस रथ यात्रा के, जब ये 1 महीना इस रथ यात्रा को हो चुका था, ये रथ यात्रा बिहार पहुंचती है। बिहार पहुंचती है, उस समय बिहार के डीआईजी जो थे उनका नाम था रामेश्वर उरांव। रामेश्वर उरांव यहाँ पे डीआईजी थे। आडवाणी जो थे वो रथ यात्रा को यहाँ पे हेड कर रहे थे बिहार के अंदर। आडवाणी को अरेस्ट करने का यहाँ पे आदेश दिया जाता है डीआईजी रामेश्वर उरांव को, और ये आदेश दिया गया उस समय के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जब ये यात्रा समस्तीपुर पहुंचने वाली थी तब रामेश्वर उरांव को आदेश दिया। रामेश्वर उरांव यहाँ पे हाल के हाल बताया जाता है कि उसी दिन समस्तीपुर के लिए रवाना हो जाते हैं, और इसके बाद जैसे ये रथ यात्रा वहाँ पे पहुँचती है समस्तीपुर बिहार में, उसको रोक कर रथ यात्रा को रोका जाता है और लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पे और साथ ही उनके प्रमोद महाजन को, बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता, इन दोनों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही इनको गिरफ्तार किया गया, बीजेपी ने, भाजपा पार्टी ने अपना जो सपोर्ट था जो वीपी सिंह गवर्नमेंट को उन्होंने दिया था उसको उन्होंने वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो सरकार थी, लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने, बीजेपी ने अपना समर्थन वीपी सिंह गवर्नमेंट से वापस लिया। बिहार के दुमका में यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी को, प्रमोद महाजन को करीबन 12 दिनों के लिए सिंचाई विभाग के एक दफ्तर में वहाँ पे नज़रबंद करके रखा गया। एक डाक बंगले में, कहा जाता है कि वहाँ पे इस डाक बंगले में सिंचाई विभाग के यहाँ पे इन दोनों को रखा गया। अब 30 तारीख को यहाँ पर पहुँचना था, 30 अक्टूबर 1990 को। 7 दिन पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, बाकी नेताओं को रोक लिया गया, रथ यात्रा को रोक दिया गया, इन नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे कई सारे कार सेवक पहुँचने वाले थे अयोध्या, और माहौल इसी तरह का बन भी रहा था। सरकार थी यूपी में उस समय, ये जो मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि बड़ी संख्या में जब यहाँ पे कार सेवक पहुँचना शुरू हुए 30 तारीख को, जो निश्चित थी तारीख, उस दिन में बताया जाता है कि मस्जिद पर चढ़कर झंडे लगाना शुरू हुए, यहाँ पे झंडे लगा दिए गए, और केस ऑफ इमरजेंसी को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने, सीएम ने यहाँ पे आदेश दिया कि यहाँ पे गोलियाँ चला दी जाए, लाठीचार्ज कर दिया जाए, और इसके चलते यहाँ पे बताया गया कि कई सारे कार सेवकों की मौत हो गई। ये वो दिन था 30 अक्टूबर 1990 जब कई सारे कार सेवक जो कि राम मंदिर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी समय से, उनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। इसके बाद में क्योंकि चुनाव आने वाले थे 1991, अगले ही साल मई के महीने में चुनाव आने वाले थे, लेकिन राजीव गांधी की यहाँ पे कैंपेन करते हुए चुनावों के दौरान ही राजीव गांधी को यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। उनकी, देश के राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री रहे, उनकी भी यहाँ पे हत्या कर दी गई। कांग्रेस का बताया जाता है कि 91 का जो चुनाव हुआ उसको सहानुभूति की लहर के चलते कांग्रेस ने यहाँ पे जीता, करीबन 244 सीटें यहाँ पे कांग्रेस ने जीती इस चुनाव में। और जो प्रधानमंत्री थे वो बनाए जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, और यही वो साल था 1991 जब यूपी के अंदर भी विधानसभा चुनाव होने वाले थे। जून 1991 यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि एक साल पहले ही, कुछ ही महीने पहले ही, ये मान लीजिए कि जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने जो कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, तो उसकी वजह से जो एक एंटी इनकम्बेंसी जो लोगों के बीच में उनके प्रति नाराज़गी थी, उसका असर ये हुआ कि यहाँ पे जो सरकार थी, जो मुलायम सिंह यादव थे, वो हारते हैं। बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनती है। पहली बार था जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। सीएम बनाए जाते हैं कल्याण सिंह, और सरकार को ये जो सीटें मिली थी इस चुनाव में बीजेपी को, वो थी 221 सीटें मिलकर विधानसभा इलेक्शंस में यूपी के 91 में कल्याण सिंह की यहाँ पे सरकार बनती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या था इस बीच के, बीजेपी ने, और जो सरकार थी उसने 2.77 एकड़ जो लैंड थी, जो पूरा एरिया था, जो जिसको डिस्प्यूटेड साइट के आसपास का, वो एरिया टूरिज्म पर्पस के लिए दे दिया लीज पर जन्मभूमि न्यास को। ये वो न्यास था जो पिछले 50 सालों से ये जो रामलला के लिए, जो उस जन्मभूमि के लिए फाइट कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे ज़मीन दे दी जाती। इसके बाद में जो मुस्लिम पक्ष था वो और ज़्यादा वॉयलेंट हो गए, उनका और ज़्यादा वो मुखर तरीके से यहाँ पे विरोध में आने लगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब प्रधानमंत्री ने बीच में यहाँ पे मध्यस्थता कराने के लिए एक तरह से अपना पहल की थी। 30 अक्टूबर 1992 की बात बताते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ने दिल्ली में बुलाया वीएचपी के सारे जो बड़े नेता थे उनको, विश्व हिंदू परिषद के और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, बीएमएसी के, इन दोनों को यहाँ पे बुलाया जाता है दिल्ली में। और दिल्ली में इनके बीच में कि कोर्ट से हटके हम यहाँ पे अगर कुछ अपने बीच में बातचीत करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे पीएम ने यहाँ पे बुलाया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन इस मीटिंग का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। इस मीटिंग से निकलते ही 30 अक्टूबर 1992, ये वही दिन था जब सेम दिन, उसी दिन पे जो वीएचपी थी, विश्व हिंदू परिषद,
उन्होंने कर सेवा का ऐलान कर दिया, कर सेवा डे का ऐलान कर दिया कि किस दिन कर सेवा की जाएगी। 6 दिसंबर को यहाँ पे कर सेवा का ऐलान किया जाता है, 6 दिसंबर 1992 को। और इसी के साथ देश भर से यहाँ पे ये ऐलान कर दिया कि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सेवक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या में पहुँचें। ये चीज़ जब यहाँ से ऐलान होती है तो अब ये पीवी नरसिम्हा राव के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर की चिंता का विषय बन चुका था। जो प्रधानमंत्री थे, देश में ये माहौल था कि अब कुछ ही महीनों मतलब 2 महीने के भीतर ही दिसंबर 6 को यहाँ पे कर सेवा, एक बड़ी कर सेवा होने वाली है। वीएचपी ने ऐलान कर दिया है। बताते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से प्रधानमंत्री पीएमओ में दफ्तर में, पीएमओ के ऑफिस में यहाँ पे एक इस तरह का इंटेल गया था कि कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है, इस तरह की बात यहाँ पे बताई गई थी। लेकिन सरकार जो थी वो एक तरह से प्रेशर जो थी वो कांग्रेस पार्टी वो ये डाल रही थी कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट होने वाला है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब कल्याण सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनसे जब पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कहा कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंशियल रूल लगाने की बात हो रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कर सेवा जो है वो 200 गज की दूरी पर की जाएगी, यहाँ पे किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। कल्याण सिंह ने एक तरह से पूरी तरह से अपना आश्वासन सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखा था। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कल्याण सिंह ने पुलिस को पूरी तरह से आदेश दे दिए थे कि कोई भी शूट नहीं किया जाएगा, कोई भी गोली नहीं चलाएगा कर सेवकों पे, कुछ भी इस तरह की सिचुएशन जब होगी तो उस समय। तो ये भी यहाँ पे बताया जाता है। 1 दिसंबर की बात बताते हैं, जब ये 6 दिन पहले ही 6 दिसंबर जो बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ उसको गिराया गया, 1 दिसंबर की बात बताते हैं, कर सेवक अयोध्या में आना शुरू हो गए 6 दिन पहले से, 1 हफ्ते पहले से। और 5 दिसंबर तक यह आलम था कि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अलग अलग बड़े बड़े नेता, उमा भारती, इनकी जो हीटेड स्पीच थी वो लखनऊ में इन्होंने देना शुरू कर दिया था। लखनऊ ये लोग 5 दिसंबर को पहुंच चुके थे। अगले ही दिन 6 दिसंबर ये सारे जो नेता थे वो अयोध्या पहुंचते हैं। करीबन 2 लाख कार सेवक था पूरे देश भर से जो यहाँ पे अयोध्या पहुंच चुका था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि खड़े होने की जगह कहीं पे नहीं थी। कई सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको आने के लिए मना किया गया था, जिन पे सरकार ने खुद से रोक लगाई थी। इनमें उमा भारती एक थी, तो उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया था जिससे कोई उन्हें पहचान ना पाए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना और बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच चुके थे। बताया ये जाता है कि 6 दिसंबर को 5:30 बजे के 5:30 बजे के करीब सुबह जब बेहद ज़्यादा भीड़ पहुँचने लगी, इसके बाद 10 बजे तक जो सारे बड़े नेता थे वो उस साइट पे पहुँच गए जहाँ पे कार सेवा होने वाली थी। उस समय जितने भी नेता थे उनके भाषणों के बाद, उनकी हीटेड स्पीचेस के बाद, उनके बताने के बाद, लोगों को एक समझाइश देने के बाद, इसके बाद में यहाँ पे अचानक भीड़ जो थी वो उग्र हो जाती है और 11:43 पर लोग गुंबद पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, बाबरी मस्जिद के गुंबद पर। पहला गुंबद जो था वो 1:55 तक उसको गिरा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। 3:30, 3:30 बजे करीबन जो दूसरा गुंबद था उसको तोड़ा गया और 5 बजे का ये वो समय था जब मेन गुंबद जो था उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। इसके बाद लोगों ने जो वहाँ पे जो कार सेवक थे उन्होंने छोटे छोटे जो मंदिर थे वो वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए और लाके एक रामलला की जो प्रतिमा थी, जो उनकी मूर्ति थी, वहाँ पे उसको रख दिया। ये सब चीज़ें हुई। न्यूज़ का क्योंकि कोई साधन उस समय था नहीं उस तरह का, धीरे धीरे खबर पूरे देश भर में फैलना चालू हुई और जैसे ये खबर फैली है इसके बाद देश भर में यहाँ पे सरकार पूरी तरह हिल चुकी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। 6 बजे के आसपास ही बताया जाता है कि यूपी में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल्याण सिंह को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया। कल्याण सिंह को सस्पेंड किया जाने का जैसे जो फरमान था वो यहाँ से जारी हुआ, इसके पहले बताया जाता है कि 6:15 बजे के आसपास ही कल्याण सिंह ने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से उन पर लगाया हुआ था, जो उन पर आरोप था। इसके बाद पूरे देश भर का ये माहौल था कि सब जगह, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सब जगह दंगे चालू हो गए। 2000 लोगों के करीबन ये जो दंगे हुए अलग अलग जगह पे, उनमें करीबन 2000 लोग मारे गए। 2000 लोग मारे जाते हैं, एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट बन गया, सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें भी। पाकिस्तान में करीबन 30 मंदिरों को तोड़ दिया गया, बांग्लादेश में 12 मंदिरों को तोड़ दिया गया और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए देश के अलग अलग जगह पर दंगे होना शुरू हो गए। इन चीज़ों को देखते हुए 16 दिसंबर 1992 को जस्टिस एम एस लिब्राहन कमीशन को बना दिया जाता है कि ये आप पूरे इस विवाद को, ये जो हुआ है डेमोलिशन बाबरी मस्जिद का, इसमें आप पूरा देखिए कि जांच कीजिए कि किसका इसमें जो मेन दोषी हैं वो कौन है। इसके बाद कुछ ही दिन के बाद में मुंबई तक ये आग पहुंची, अलग अलग देश के हिस्सों में आग पहुंच रही थी। मुंबई में जैसे ही आग पहुंची तो मुंबई में दंगे होते हैं। मुंबई में जो दंगे हुए उस समय के 92 में 900 लोगों की यहाँ पे जान गई उन दंगों में। और इसके बाद ही जैसे ही इन 900 लोगों की जान गई थी तो यहाँ पे बताया जाता है कि टाइगर मेमन और याकूब मेमन का जो ऑफिस था वो भी जला दिया गया था उन दंगों में। और इसका रिटेलिएशन किस तरह से हुआ कि दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर
दुबई में बाकी जो मिडिल ईस्ट के और भी मुस्लिम अलग कंट्रीज हैं उनके साथ में मिलके एक जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट बना था बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से, उसको देखते हुए यहाँ पे जो गैंगस्टर्स थे, जो मुस्लिम डॉन थे, एक तरह से जो अंडरवर्ल्ड था, उसमें जो दरार थी, उसमें भी हिंदू मुस्लिम का जो पक्ष था वो उसमें भी दरार आ गई। और वो लोग भी इस तरह से होगा कि दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर टाइगर मेमन, याकूब मेमन ने यहाँ पे जो 1993 के मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट थे उनको यहाँ पे कराया। तो ये भी सब डेमोलिशन के बाद हुआ, यहाँ पर रिटेलिएशन हुआ उसका। इस ब्लास्ट में भी 200 लोग करीबन मारे गए, 900 लोग पहले दंगों में मरे, 200 लोग यहाँ पे इसके बाद में मारे गए। 7 साल तक इसके बाद क्या हुआ कि इसके 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल तक ये चीज़ जो थी 1993 के ब्लास्ट के बाद में, तब तक ये लोग जो थे वो इससे उभर रहे थे देश भर में। और देश जो था वो कई सारी चीज़ें अचानक से देख चुका था बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद कि किस तरह से एंटी हिंदू सेंटिमेंट लोगों के अंदर जागा। उसके बाद में दंगे भारत के अंदर लगातार हो रहे थे। अब क्या हुआ कि 7 साल जब बीते, 7 साल तक थोड़ा शांत रहा माहौल देश का। 2001 में वीएचपी ने एक बहुत ही कड़क संदेश देते हुए सरकार से ये कहा कि अब जो है आप जल्दी से जल्दी मंदिर को बनाने की प्रक्रिया शुरू करिए, क्योंकि मस्जिद को तोड़ दिया गया था। अब ये सामने आया वीएचपी का कि आप मंदिर को बनाने की जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू कीजिए। और साथ में वीएचपी ने यहाँ पे तारीख का भी ऐलान कर दिया था। तारीख का ऐलान किया गया कि निर्माण कब किया जाएगा। बीजेपी जो इस समय थी अब, वो इस मुद्दे पर थोड़ी सी नरम होती हुई दिख रही थी। बीजेपी ने इस मुद्दे से, राम मंदिर के मुद्दे से 2001 में ऐसा बताया जाता है कि अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में एक मध्यस्थता कराने के लिए एक ऑफिसर को वहाँ पे नियुक्त किया, एक सीनियर ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह जो कि आईएएस थे, उनको यहाँ पे अयोध्या में नियुक्त किया जाता है। एक समिति बनाई जाती है, अयोध्या समिति, उसका गठन किया गया। और इसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच में बात कराने के लिए यहाँ पे बीजेपी ने खुद से एक बार पहल की। लेकिन इसके साथ ही वीएचपी जो थी, क्योंकि वो निर्माण के लिए घोषणा कर चुकी थी, तारीख का ऐलान कर दिया था 15 अक्टूबर 2002 कि यहाँ पे जो कर सेवक हैं वो अयोध्या में पहुँचे भारी संख्या में, उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण अब खुद से किया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही थी। जब कार सेवक वहाँ पे पहुँचे, जब वो वापस आ रहे थे अपनी कर सेवा करने के बाद में, वापस आते समय गोधरा में एक ट्रेन जिसमें कार सेवक मौजूद थे, वहाँ पे उस ट्रेन में करीबन 58 कार सेवक थे, उस ट्रेन में आग लगा दी जाती है। ये भी रिटेलिएशन बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का सामने आया। गोधरा की उस ट्रेन में, गोधरा में वहाँ पे आग लगा दी गई, 58 कार सेवकों और बाकी लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है। देश का माहौल एक बार फिर से बुरी तरह खराब हो चुका था। इसके करीबन 6 महीने बाद अप्रैल 2003 की बात है, जब हाई कोर्ट ने यहाँ पे 3 जजेस की एक बेंच बनाई और अब केस एक बार दोबारा शुरू होता है मालिकाना हक के लिए। अब मालिकाना हक के लिए सुनवाई हो रही थी कोर्ट में। लगातार ये केस करीबन 70 सालों तक कोर्ट में रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई 40 दिनों तक लगातार चली है। तो अब ये देखिए कि एक बार फिर से ये केस कोर्ट में, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। 3 जजेस की बेंच बनी, मालिकाना हक के लिए सुनवाई हो रही थी। और इस बार ये काम दिया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि अब आप यहाँ पे एक बार पूरा निरीक्षण करिए, जांच करिए और फिर ये बताइए कि 6 महीने तक का आपको समय दिया जाता है। आप यहाँ पे खुदाई करने के बाद में बताइए कि क्या यहाँ पे आपको निष्कर्ष सामने दिखता है। साथ में ये बोला कि आपको 2003 अगस्त तक, यहाँ पे आपको अगस्त 2003 तक अपनी जो रिपोर्ट है वो भी पेश करनी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एएसआई को दी गई। एएसआई ने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया, तब ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि साइंटिफिक प्रूफ यहाँ पे मिले राम मंदिर के होने के, बाबरी मस्जिद के उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन जो हुआ था, उस पूरी जो मस्जिद बनी थी, वहाँ पे साइंटिफिक प्रूफ किस तरह से मिले कि एएसआई ने ये बताया कि ऐसे पिलर्स यहाँ पे मिले हैं 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के, जहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर्स उन पिलर्स पर हैं। पिलर्स के ऊपर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये एक हिंदू मंदिर था। यहाँ से इसके बाद जब साइंटिफिक प्रूफ मिलना शुरू हुए, तब यहाँ पे हुआ क्या कि और ज़्यादा ये जो हिंदू पक्ष था, उन्होंने इस पे अपनी दलीलें देना पेश की कि अब यहाँ पे मंदिर बनाया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ये चीज़ें दोबारा शुरू हुई, मुस्लिम जो पक्ष थे उनकी तरफ से रिटेलिएशन होना शुरू हुआ। इसी के साथ में जो और आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने भारत को टारगेट करना शुरू किया। जुलाई 2005 की बात है, अयोध्या के राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि परिसर था, वहाँ पे एक हमला होता है, एक टेररिस्ट हमला हुआ, आतंकवादी हमला होता है नेपाल के रास्ते। लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट, यहाँ पे 5 टेररिस्ट ऐसे घुसे थे। इसमें से क्या हुआ कि जब ये 5 टेररिस्ट घुसे, यहाँ पे इन्होंने गोलीबारी शुरू की। 6 लोग जो थे उनकी मौत हुई। 5 आतंकी, पाँचों के 5 यहाँ पे हमारी फोर्सेज ने मार दिए, लेकिन यहाँ पे 6 लोगों की और मौत हुई और एक बार ये हमला पूरा मंदिर पे हो चुका था। जब ये हमला हुआ तो इसके बाद 2006 में यहाँ पे बुलेट प्रूफ एक तरह से कांच बनाने की अपील की गई हिंदू पक्ष के द्वारा,
लेकिन इस पे मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये कोर्ट का जो ऑर्डर था, स्टेटस को जिसमें लागू किया गया था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा, ये उसका उल्लंघन है। यहाँ पे ये सब चीज़ें चल रही थी। इधर 17 साल का टाइम लेने के बाद में 1992 में जो मनमोहन लिब्राम जो कमीशन बना था जांच करने के लिए कि जो डेमोलिशन हुआ है बाबरी मस्जिद का, उसमें किसका हाथ है, कौन उसका दोषी है। लिब्रान कमीशन ने यहाँ पे 17 साल के बाद में कई सारे 48 एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे जून 2009 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह उनको पेश की। रिपोर्ट सौंपी जाती है और रिपोर्ट में इसके बाद ये बताया गया कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, इस तरह के कई सारे बड़े नेताओं को यहाँ पे मेन एक्यूज बताया गया। अब हुआ ये अगले साल सितंबर 2010 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने अपना जो पूरा मालिकाना हक का जो उनका एक केस जो हाई कोर्ट में चल रहा था उस पर यहाँ पे अपना डिसीजन सुनाया। हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि एक 3-वे डिसीजन, 3 पक्षों के लिए 3 तरह के डिसीजन यहाँ पे हाई कोर्ट ने दिए थे उस 2.77 एकड़ की लैंड के लिए। क्या डिसीजन था यहाँ पे हाई कोर्ट का कि रामलला जो राम जन्मभूमि न्यास है उनको सेंट्रल एरिया दिया जाएगा, सीता रसोई और राम चबूतरे का जो हिस्सा है वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाएगा, और बाकी जो एरिया पूरा बचेगा, जितना भी एरिया सारा होगा, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। ये जब चीज़ सामने आती है कि एक 3-वे डिसीजन हाई कोर्ट ने यहाँ पे दिया, तो ये पहली बार था जब कोर्ट भी एक तरह से, अगर आप इस तरह से इसको देखें, कि ये पहली बार था जब राम जन्मभूमि के लिए कोर्ट यहाँ पे एग्री हुआ था, जब अदालतों ने यहाँ पे माना था, और जो सेंट्रल एरिया था वो राम जन्मभूमि न्यास को दिया था। लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि 2010 में जो सेंटिमेंट था, जब ये बदलना शुरू हुआ एक तरह से, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे अब सामने, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सामने इस मुद्दे पे आता है। किस तरह से आया कि 14 अपीलें डाली गई, 14 अपील डाली गई ये जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि किसी को भी ये जो एक तरह से डिवाइड वाला एक डिसीजन था कि 3 अलग अलग डिवाइड कर दिए गए थे उस एरिया के, ये किसी को भी नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे 2011 में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे इस मुद्दे को ले जाया गया। पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, 7 साल करीबन बताया जाता है कि हियरिंग जो थी, जो सुनवाई थी, वो बहुत ही सुस्त चली। सुस्त सुनवाई के बाद में अगस्त 2017 को सुनवाई एक बार फिर से शुरू की गई। शुरू होने के बाद में 2019 आ गया, 2 साल और बीत गए। 2019 में सुनवाई में तेज़ी लाई गई। एएसआई की इस बीच में कई सारी रिपोर्ट्स को देखा गया। जो पुराने जोसेफ टी फेंटलर थे, जो और आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हुए थे ब्रिटिशर्स के समय पे, उसके पहले जो यात्री आए थे, जो ट्रेवलर्स आए थे, उसके बाद मुस्लिम पक्ष के जो मुगल शासकों के जो कई सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने आपको बताए, इन सब को देखा गया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सुनवाई थी उसमें तेज़ी लाई। एक मीडिएशन पैनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, जिससे और ज़्यादा तेज़ी लाई जाए इसमें पूरे केस में। और इसके बाद 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइनल जो सुनवाई थी उसको पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट की फाइनल सुनवाई पूरी होती है 9 नवंबर 2019 को। एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जजेस की जो बेंच बनी थी, उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए, उसका हवाला देते हुए, आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए यहाँ पे रामलला विराजमान का ये जो पूरा एरिया था वो रामलला विराजमान को यहाँ पे दे दिया। रामलला यहाँ पे अपना केस खुद से लड़ रहे थे। किस तरह से लड़ रहे थे ये आपको बताएं कि दरअसल होता क्या है कि कानून की नज़रों में कोई भी मंदिर जिसमें अगर वहाँ पे केस चल रहा है, तो कोई भी मंदिर में जो विराजमान वहाँ के जो भगवान होते हैं उनको एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनको वो सारे कानूनी अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति को होते हैं, एक जीवित व्यक्ति को, और इसी के साथ में वो अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान राम जो थे, जो कि वहाँ पे रामलला उसमें मंदिर में वहाँ पे विराजमान थे, उनको रखा हुआ था, वो वहाँ पे स्वयं उपस्थित थे, तो वहाँ पे वो अपना केस यहाँ पे खुद से अपनी कानूनी मदद वो ले सकते हैं। तो इसके चलते कोर्ट ने इस तरह से इस मामले को देखा और यहाँ पे फाइनल जो फैसला सुनाया गया था 9 नवंबर 2019 को, यहाँ पे रामलला विराजमान को ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो दे दिया जाता है। इसके बाद ये भी बताया गया कोर्ट के द्वारा कि 3 महीने के अंदर आपको एक कस्टोडियन बनाना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा रामलला के विराजमान के लिए, जो कस्टोडियन होगा पूरे इस एरिया का। 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट को मंजूरी मिलती है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी भूमि पूजन करते हैं। 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट भी बना दिया गया 3 महीने के अंदर। इसके बाद पीएम जो हैं देश के नरेंद्र मोदी, उन्होंने जाके यहाँ पे भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, और इसके साथ में यहाँ पे ये जो पूरा एक तरह से कहा जाए कि लीगल बैटल थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो चुकी थी। तो आपने ये देखा कि करीबन 70 सालों तक ये केस जो था वो कोर्ट में चला आ रहा था।
सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में भी 40 दिनों तक उसकी जो सुनवाई थी, वो फाइनल जो सुनवाई थी वो 40 दिनों तक चली। इसके बाद में उन 40 दिनों में करीबन बताते हैं कि 10 लाख पन्नों को स्कैन यहाँ पे किया गया। 10 लाख पन्ने इसके लिए स्कैन किए गए इस पूरे कोर्ट के प्रोसीजर में, जितना भी प्रोसीजर रहा। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे एक फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर पीएम मोदी ने जाके वहाँ पे शिलान्यास किया। इस पूरे केस में जो लॉ सूट थे उनकी अगर बात करें तो ऐसे 5 लॉ सूट फाइल हुए थे स्टार्टिंग से अब तक। पहला लॉ सूट जो था वो गोपाल सिंह विशारद ने फाइल किया 1950 में, राइट टू वर्शिप के लिए। उसके बाद दूसरा जो था वो 1959 में 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने फाइल किया, लेकिन कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था, जैसा हमने आपको बताया। लेकिन जब ये फाइनल डिसीजन आया तो उसमें ये सामने आया कि निर्मोही अखाड़ा को जो एक मेंबर होंगे निर्मोही अखाड़ा के, उनको यहाँ पे इस ट्रस्ट में रखा जाएगा, जो मेन ट्रस्ट जो कस्टोडियन जिसको बनाया गया है राम मंदिर जो रामलला के लिए, यहाँ पे एक मेंबर जो होंगे वो निर्मोही अखाड़ा के भी रखे जाएंगे। तीसरा यहाँ पे कौन सा लॉ सूट था, 1961 में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फाइल किया था। उस लॉ सूट में यहाँ पे क्या था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी मद्देनजर रखते हुए फाइनल डिसीजन में, फाइनल आदेश में सुप्रीम कोर्ट के, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी गई मस्जिद के लिए। तो ये यहाँ पे हुआ। इसके बाद चौथा जो था वो हिंदू पक्ष का था, और 5वां जो था वो खुद 1989 में रामलला की तरफ से जो किया गया था वो था, जिसमें जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल जो थे उन्होंने लड़ा था ये केस रामलला की तरफ से, और ओनरशिप भी अंत में रामलला को यहाँ पे मिल जाती है। 2020 जब साल ये जो आया तो 25 मार्च 2020 को बताया जाता है कि 25 मार्च 2020 को रामलला को उस जगह से हटाकर, उस जगह से निकाल कर मंदिर में, फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद में 5 अगस्त को यहाँ पे भूमि पूजन किया जाता है, जो पीएम मोदी ने किया था। तो जब अंदर रख दिया गया था बाहर से, करीबन 28 साल से जो बाहर रामलला रखे हुए थे, उनको यहाँ पे विराजमान एक बार फिर से उस फाइबर के मंदिर में, जो कि अभी निर्माण उसका उस समय चल रहा था, जब उसको बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था, तब यहाँ पे उनको अंदर रखा गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे भूमि पूजन किया गया था। और अब जाके 2023 में ये था कि एक बार फिर से जब वो जो काम था वो पूरी तरह से तेज़ी उसमें आई, लगातार उसमें एक तरह से भव्य मंदिर को बनाने के लिए काम शुरू किया गया। और 2024 22 जनवरी, आने वाली 22 जनवरी 2024 को रामलला का जो अभिषेक होगा वो वहाँ पे किया जाएगा। उनको पूरी तरह से उस भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा, विराजमान किया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा। और इस तरह से जो सालों साल से चला आ रहा विवाद था वो जाके उसका अंत होगा और वो ख़त्म होगा। लेकिन आपको ये देखना यहाँ पे ज़रूरी है कि एक ऐसा फैसला था जिसमें दोनों पक्षों को पूरी तरह से, दोनों पक्षों के जो उनकी एक तरह से मांग थी उसको देखा गया। दोनों पक्षों ने इसको बिना किसी विरोध के स्वीकार भी किया जब ये फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। और इसके साथ ही कई सारे ऐसे मुस्लिम मौलवी थे, कई सारे ऐसे मुस्लिम कारोबारी बिजनेसमैन थे जिन्होंने देश विदेश से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से राम मंदिर के लिए योगदान दिया है। ये जो निर्माण पूरा हुआ इसमें कई सारे ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी, कई सारे ऐसे बिजनेसमैन, मुस्लिम बिजनेसमैन और मौलवी थे जिन्होंने अपना योगदान यहाँ पे दिया। तो ये एक हमारे भारत की एकता को दिखाता है। राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है इसमें किसी भी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई गई, इसके सुनवाई में, इसके बाद जो फैसला था उसमें। और यहाँ पे अब जाके जो भव्य मंदिर है वो फाइनली बन चुका है और 22 जनवरी 2024 को यहाँ पे रामलला का यहाँ पे अभिषेक किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है आपको राम जन्मभूमि, राम मंदिर, अयोध्या, बाबरी मस्जिद विवाद, जितने भी केसेस आप इनको कह लीजिए, आप कह लीजिए कि रामलला का जो पूरा एक सफ़र रहा है, यहाँ पे 500 साल करीबन का संघर्ष रहा है, आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी दे दी गई है। पूरा वो सफ़र बता दिया गया है शुरुआत से अभी तक का, कि किस तरह से ये सब चीज़ें चली थी, किस तरह से वो पूरा दौर चला दंगों का, उसके बाद में कानूनी प्रक्रिया चली, तो सब कुछ आपको बता दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ में। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे यूपीएससी के बैचेज़ मिल जाते हैं। यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई पहचान का कोई आपका नोन पर्सन कर रहा है, एक बार ज़रूर उनको ये बैचेज़ बताइएगा, दिखाइएगा, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल रेट में स्टडी IQ आपको तैयारी यहाँ पे करा रहा है। और साथ में आपको क्या करना है, जो VJ लाइव कोड दिख रहा है, इस कोड को लगाते ही आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा। उन अफोर्डेबल रेट्स पे भी एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आप और अच्छे दामों पर अपना जो कोर्स है उसको ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करेंगे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।